नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर पटना से, जहां पर दमन एंड दीव पुलिस ने एक साइबर अपराधी राकेश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राकेश की गिरफ्तारी कदम थाने की पुलिस के सहयोग से की गई है। दमन दीव की पुलिस ने पंजाब से मोनू को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही और पूछताछ के आधार पर पटना में छापेमारी की गई। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोनू के खाते में 3 महीने में 70 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इन दोनों पर साइबर अपराधियों से साठगांठ का भी आरोप है। जांच में पता चला है कि समस्तीपुर के मोनू के खाते में सारा पैसा गया था और मोनू के खाते में पिछले 3 महीने का 70 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें 12 लाख रुपए निकाले गए थे। बाकी की राशि को पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है। मोनू पहले पटना में रहता था, लेकिन बाद में पंजाब में काम करने लगा। इन दोनों आरोपियों ने साइबर अपराधियों को 10,000 प्रति महीने किराए पर अपना बैंक अकाउंट दे दिया था। दमन एंड दीव पुलिस के एक युवक से जब लोन दिलाने के नाम पर ठगी हुई, तब उसने पीएमओ से इसकी शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और इस पूरे मामले को लेकर संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? आगे की कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पर ये केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव का मामला था और इसमें दरअसल पटना के लोग जो हैं, बिहार के लोग, ये मोहरे के रूप में यूज किए जा रहे हैं। जो साइबर गैंग है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो बिहार के लोगों को एक मोहरे के रूप में यूज कर रहे हैं। उनको यूज किया जा रहा है। वो कोई एक्टिव मेंबर अब तक ऐसा प्रमाण इस मामले में कम से कम नहीं मिला है। और जो गैंग है उसने पहले मोनू को, जो समस्तीपुर का रहने वाला है, उससे कांटेक्ट किया था। उसके अकाउंट को काफी दिनों से यूज किया जा रहा था और पर मंथ 10,000 रुपीज जो है वो अदायगी की जा रही थी इस अकाउंट के ये में। और जो साइबर फ्रॉड से जो पैसे लाए जाते थे, इसी अकाउंट में वो पैसे गिराए जाते थे। तो राकेश जो लोहानीपुर का जो रहने वाला है, वो मोनू के संपर्क में था। दोनों मित्र हैं और उसके बाद मोनू के कहने पर ही लोहानीपुर का जो ये आरोपी है, जिसे कल गिरफ्तार किया है दमन दीव पुलिस ने पटना पुलिस के सहयोग से, उसने अपने अकाउंट को उसके कहने पर राकेश ने दे दिया। राकेश उर्फ साहिल इसका नाम बताया जा रहा है और इसके खाते में भी लगातार 10,000 रुपए हर महीने आते थे और इसके अकाउंट को साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे थे। काफी ट्रांजैक्शन होता था इनके अकाउंट से और 70 लाख रुपए मात्र 3 महीने में आ गए थे मोनू के अकाउंट में। राकेश के अकाउंट में कितना आया, इस बात की जानकारी अभी पुलिस कर्मियों ने नहीं दी है, लेकिन इसके अकाउंट को यूज करके इसमें भी पैसे गिराए जाते थे। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। हालांकि राकेश ने पूछताछ में इन दोनों आरोपियों का जो है वो साठगांठ बताया जा रहा है साइबर अपराधियों से, तो क्या इन दोनों की निशानदेही पर और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर राकेश को उर्फ साहिल जो इसको गिरफ्तार करके दमन दीव की पुलिस अपने साथ ले गई है और वहां पर एक ब्रिज से इन दोनों ने बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर 30,000 ठग लिए थे। और जब इसमें जांच परत दर परत आगे बढ़ी, तब इतना बड़ा मामला जो है वो खुलकर सामने आया। एक और जो आरोपी है, जो पटना के ही करौटा का रहने वाला है, उसका नाम बताया गया है और पुलिस ने आज दबिश दी है सुबह में उसके गाँव पर। और निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी के बाद इसमें और लोग पकड़े जाएंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर दमन और दीव पुलिस ने पटना से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है और साथ ही उसके साथी को भी यहां पर पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों ने 10,000 के किराए पर बैंक अकाउंट दिया था और फिलहाल इन दोनों से पुलिस अलग अलग पूछताछ में जुट गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर गैंगवार में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है और आपको बता दें कि गाड़ियों पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौके वारदात पर ही मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईवे पर डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। चलती गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और बाईपास थाने के कसेरा धर्मकांटा के पास की पूरी वारदात बताई जा रही है और अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के NH 30 पर कल रात डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतकों में एक सुनील कुमार और दूसरा अभिषेक उर्फ मस्तू वर्मा है। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार अपनी पत्नी और बहन के बच्चों के साथ मस्तू वर्मा को छोड़ने राजेंद्र नगर टर्मिनल जा रहे थे और इसी दौरान चलती गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके वारदात से 4 खोखे को
बरामद किया है और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मस्तू वर्मा कुख्यात अपराधी था। सुनील कुमार की पत्नी की माने तो वो हमेशा अपने पति को मस्तू से दूर रहने की सलाह देती थी, लेकिन दोस्ती में सुनील उसकी बात नहीं सुनते थे। मस्तू के आपराधिक इतिहास को देखते हुए इस डबल मर्डर को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। मारा पहले तो एक बहुत जोर का से भ्रम से हुआ, तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। गाड़ी में मेरे क्या पटाखा जैसा उठा, मारा तब लगा कि गोली चल रहा है। हम अपने हस्बैंड को बचाए कि हम अपने आप को, मेरी बेटी को, हम लोग झुके अपने हस्बैंड को, हम देखे कि वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर ऐसे गए। समझ में नहीं आया मेरा पति कहाँ है, मार के चला गया वो। उसके बाद में मेरा कितने संख्या में था वो लोग? एक ही था वो जो आया था मारने। कितने राउंड गोली चलाया लगभग? वो उसको तो बहुत मारा, मेरे पति को भी मारा। हम समझ नहीं पाए कि वो गोली चल रहा था। अब जमीन पूर्व का तो जरूर कोई ना कोई विवाद है। मान लीजिए आप प्लानिंग कर करके उसका पीछा करते हैं और जा करके उसको मैंने हत्या कारित करते हैं, तो पूर्व का विवाद तो है ही, ये तो स्पष्ट है। जिस तरह हत्या हो रही है, हत्या हो नहीं रही है, हत्या होगी, अपराध होता है, डिटेक्शन भी हो रहा है, हम लोग डिटेक्शन भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। अपराध लेन पर हत्या हुई है सर, कहीं ना कहीं 4 लेन पर हत्या नहीं हुई है, 4 लेन से जा रहे हैं। और जो है चूँकि अपने अगल बगल से ही ये प्लानिंग है, ये पहले की पूर्व की दुश्मनी है। और बड़ी खबर सहरसा से, जहां पर कुख्यात अपराधी पप्पू देव की मौत हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में भागने के दौरान पप्पू देव को हार्ट अटैक आया और पुलिस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान पप्पू देव की मौत हो गई। तो सहरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुख्यात अपराधी पप्पू देव की मौत हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में भागने के दौरान पप्पू देव को हार्ट अटैक आया और इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। ऑटोमेटिक राइफल, 3 पिस्टल और कट्टा यहां पर पप्पू देव के पास से बरामद किया गया है। पप्पू देव के पास से 47 कारतूस और कई खोखे भी बरामद किए गए हैं और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है। बेहरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र से, जहां पर एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त की पीट कर हत्या कर दी और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच और पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान कैलाश राम के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों ने शव को लेकर खानपुर के पुरुषोत्तमपुर के पास सड़क जाम कर दिया। परिजन ने आरोपी अशोक सदा की गिरफ्तारी और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी अशोक सदा ने कैलाश को अपने घर बुलाया, जहां कैलाश ने अशोक को शराब का धंधा छोड़ने की सलाह दी। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और इस विवाद में अशोक सदा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैलाश की हत्या कर दी और शव को अपने ही घर में छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बुलाने के लिए कैलाश राम को। कौन गया था? अशोक सदा। कैलाश राम को बुलाने के लिए, चलो हमारे साथ घूमने के लिए। हमारे कैलाश राम यहाँ आए तो बोले आप दारू बनाते? कल हाँ हम दारू बनाते हैं। तो सारा दुनिया हम दारू बनाना छोड़ दिया, आप भी छोड़ दीजिए। बोले हम नहीं छोड़ेंगे। इसी पे बात चलता रहा, मारपीट हुआ। उसके बाद धमकी दिया, जो हम तुम क्या करेगा, नहीं करेगा, हम फोन करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसके बाद धमकी दे क्या काट करके तुमको पीस बनाकर हम फेंक देंगे। वही बात हुआ। उसको थोड़ा देर पहले मर्डर कर दिया। अरे हम जानते हैं बहुत खतरनाक आदमी, आमने सामने बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत परिष्कार करते रहता है। लेकिन आज इस एकदम अष्टपष्ट मर्डर किए हैं और मर्डर करके अगर जब मर्डर नहीं किए तो घर घराने को खाली किस लिए किए हैं? पीट के करने में दोनों आपस में मारपीट कर लिया। मारपीट करने में ये मृतक जो है सो एक और उसका नाम अभी
याद नहीं है। दोनों मारपीट कर रहे हैं जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक कौन है और जांच की जाए, मृतक का नाम देख के बता देंगे। याद नहीं बताया जा रहा है जो मारा है वो शायद मुआ दारू का कारोबारी। ये तो ये लोग अभी लोग बता रहा है, लेकिन हम लोग उसके यहाँ तक छापामारी किए थे, पहले भी किए थे। ऐसी भी जाँच भी किया जाएगा, जो भी बात रहेगा वो सब कार्रवाई किया जाएगा। और अब खबर गया से है, जहां पर बोधगया थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जहां पर पहले युवक को पीटा गया और उसके बाद जब युवक घायल हो गया तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कन्हौल पंचायत के बगाही खुर्द गांव का है, जहां युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 साल से छोटू मांझी के रूप में की गई है, जिसका कन्हौल पंचायत के पूर्व मुखिया जितेंद्र दास की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि युवक पूर्व मुखिया की बेटी को ट्यूशन पढ़ाता था। इसके दौरान ही दोनों में प्रेम हो गया और प्रेम प्रसंग कई सालों तक चला। बताया जा रहा है कि लड़की ने छोटू को फोन कर बुलाया, जिसके बाद उसके परिजनों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में कन्हौल पंचायत के पूर्व मुखिया जितेंद्र दास को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जुट गई। और इस हत्याकांड में पुलिस ने 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। देवर था ना, तो उनको बेटी को पहले पढ़ाने जाता था ट्यूशनी। कौन? छोटू मांझी। अच्छा, कौन लगा वो आपका? देवर है। अच्छा, ठीक है। तब पढ़ाई तो उसको ही फिर टलेटर चलाया। हाँ। ये मामला 5-6 साल से। अच्छा। और 5-6 साल से ही जानकारी उसको बाप माँ के सभी के है, रोकते हुए वो लड़की नहीं रुका और यही में मामला फैल गया। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? यही मामला फैल गया। क्या हुआ? कल क्या हुआ? फोन से बुला के लड़की बाप से मरवा दिया। मामला था ये सर के घर फोन किया उसको, बच्ची मुखिया जी के बच्ची। हाँ। क्या नाम है मुखिया जी के? जितेंद्र रविदास। अच्छा, उसका बच्ची का क्या नाम है? बच्चे के नाम नहीं जानते, गुड़िया नाम है। अच्छा, कितना बजे रात को फोन किए? सर 8 बजे किया। अच्छा, 8 बजे की। उसके बाद तो गया फोन किया तो एने से गया ही सर। कौन गया? छोटू गया। अच्छा, छोटू गया। हाँ, तो ले जाके प्लानिंग बनाई लेता और उसको। और अब खबर बोकारो से, जहां पर ग्लोबल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जांच में ये बात प्रमुख रूप से सामने आई है कि 10 लाभुकों के खाते से पैसे की उगाही की गई है। आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज कराने आए 10 लाभुकों का रेफर पर्ची फर्जी पाया गया है। इस मामले को लेकर अब अस्पताल पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य महकमा से सिविल सर्जन को भी पत्र मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक बोकारो सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के रेफर स्लिप में गड़बड़ी कर ग्लोबल अस्पताल फर्जी तरीके से मरीजों का इलाज कर रहा था और पैसे की उगाही भी सरकार से की जा रही थी। हमने 10 मरीज का है ना पिछले 3-4 महीने का जो रेफर्ड पेशेंट है हिस्टेक्टोमी के लिए मैंने उसका जांच किया 3-4 महीने का। उसमें मैंने 10 मरीज का गड़बड़ी पाया। मैंने देखा डॉक्टर कुसुम प्रकाश जो इस अस्पताल में पिछले 3-4 साल से कभी पदस्थापित नहीं है। जहाँ तक ग्लोबल अस्पताल का सवाल है, उसका मामला हाईलाइटेड हुआ और यहाँ से शिकायत गई मुख्यालय से उस पर कार्रवाई करने का आदेश आया है। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और अब खबर सीवान से, जहां के किसान नील गाय के आतंक से बेहद परेशान हैं। नील गाय खेतों में लहलहाती फसल को रौंद रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर किसान बेहद परेशान हैं और वो अपनी परेशानी न्यूज़ 18 से शेयर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय ने किसानों से बात की। देखिए क्या कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। नीलगाय की वजह से बहुत सी ऐसी फसलें हैं, जैसे गन्ना है, चाहे मूंग है, इस तरह की जो मक्का है, इस तरह की फसलें जो होती थी कि किसानों ने, हम लोगों ने देखकर छोड़ ही दिया है। बाकी रबी की फसल जो लगी हुई है, सरसों की फसल लगी हुई है,
झुंड का झुंड जो है नीलगाय जो है आता है, 100 की संख्या में सब आते हैं और आ करके और सारे फसलों को जो है बर्बाद कर देते हैं। सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। नीलगाय से सीवान के किसान परेशान है। हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये नीलगायों के झुंड जो कि फसलों को बर्बाद कर रही है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर, जो कि ये नीलगाय है, दर्जनों नीलगाय है। आप दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जो किसानों की मेहनत है, जो किसानों के फसल है, उसको बर्बाद कर रही है। आप देख सकते हैं एक झुंड, बड़ा झुंड है ये नीलगाय का, जो बड़े बड़े नीलगाय, इधर भी झुंड। आइए, इस तरह के कई झुंड है जो किसानों के मेहनत है उसको नीलगाय बर्बाद कर रही है। यानी आप देख सकते हैं ये रबी का फसल है और इस तरह से तमाम गन्ना का भी फसल है, जिसको नीलगाय पूरी तरह से किसानों के मेहनत पर पानी फेरते हुए बर्बाद कर रही है। किसानों को आग्रह है कि वन विभाग इस पर कुछ करे, ताकि हम लोग का मेहनत जो वर्षों से करते आ रहे हैं वो फसल घर जाने के बजाय नीलगाय द्वारा बर्बाद कर दी जाती है। आवश्यकता है जो वन विभाग अधिकारी को पहल करने की, ताकि जो किसानों के मेहनत है उस पर पानी न फिरे। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और देखिए, अपनी समाज सुधार यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार 27 दिसंबर को सासाराम जाने वाले हैं और इसे लेकर तमाम तैयारियां सासाराम में कर ली गई हैं। आपको बता दें कि यहां पर सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, साथ ही जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। सीएम नीतीश की ये यात्रा नशा मुक्ति और दहेज प्रथा के उन्मूलन को लेकर है। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में कार्यक्रम की तैयारी फिलहाल जारी है, जिसका जायजा लिया सासाराम से हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान सासाराम आ रहे हैं और रोहतास जिला में भी उनका भ्रमण है और इसके लिए रोहतास जिला में तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं यह न्यू स्टेडियम फजलगंज का मैदान है और यहाँ पर जो है मंच की मरम्मती चल रही है। मंच को व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि सीएम जब आए और यहाँ पर जनसभा करे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी मैदान में, इसी न्यू स्टेडियम फजलगंज के मैदान में एक जनसभा होने की बात कही जा रही है और तमाम तरह की तैयारी जो है वो चल रही है। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं और इसके लिए जो है वो रोहतास जिला भी पूरी तरह से तैयार है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। तो इस बार लोगों को भी उम्मीदें हैं कि इस बार सीएम आते हैं तो रोहतास जिला के लिए क्या विशेष देकर जाते हैं। इसके लिए अभी से ही आम लोग की भी अपनी तैयारी है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और देखिए, नए साल के मौके पर कटिहार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कटिहार को एक मॉडल फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली और इसका निर्माण किया जा रहा है। 40 करोड़ की लागत से इस मॉडल फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर से न सिर्फ शहर को जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा, साथ ही कटिहार बरौनी रेल मंडल के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित होगा। नए साल के नए उपहार पर सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और बरारी विधायक विजय सिंह से बात की। न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता ने, देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से कटिहार में विकास का कायाकल्प हो रहा है। इस बीच कटिहार को एक नया तोहफा नया साल में मिलने जा रहा है। ये जो रेलवे फ्लाईओवर बन जाने से बताते चले, शहर के इस पार से उस पार को जोड़ने के लिए जो जाम की समस्या है उसको बहुत हद तक निदान मिल जाएगा। हमारे साथ सांसद और विधायक जी हैं, आइए बात करते हैं। सांसद जी, कितना लागत से बने और नया साल का किस तरह का तोहफा के रूप में देख रहे हैं? ये लगभग अभी तो 42 करोड़ के लगभग है, हो सकता है थोड़ा बढ़े कॉस्ट। और इसका बन जाने से कटिहार शहर के बीचों बीच रेलखंड है, तो पश्चिम और पूरब कटिहार का जुड़ जाएगा। और ये एक चौड़ा है, हाई लेवल ब्रिज है, आरओबी है, तो इसका बन जाने से बहुत सुविधा होगा। और पूरा विश्वास है कि 2022 को कटिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा भारत सरकार से और राज्य सरकार से मिलने वाला है और कटिहार के लिए बड़ा तोहफा देखा जा सकता है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? तो मैं तो पहले भी कहा कि आज़ादी के बाद कटिहार शहर में इस टाइप का जो काम हो रहा है पहली बार हो रहा है। अब कटिहार अब लगेगा कि नगर निगम है,
चूँकि पहले कुछ स्थिति ऐसा थी नहीं, ये पुल के निर्माण होने से जाम की भी समस्या समाप्त होगी। तो और साथ ही साथ हम धन्यवाद अपने एमपी साहब को देंगे, इनके नेतृत्व में कटिहार का चौमुखी विकास हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से आने वाले दिन में कटिहार के विकास की नई इबादत लिखी जा रही है और आने वाला साल कटिहार के विकास का नया आयाम तय करेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात मालदा रेल मंडल की, जहां पर रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और उससे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस रेल सुरंग के अंदर लाइटनिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि आने जाने वाले लोगों को इस दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े, और इसे लेकर लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच बरियाकोल रेल सुरंग के समांतर बनी नई रेल सुरंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरंग से होकर ट्रेनों का परिचालन शुरू कराने के लिए रतनपुर इंड की ओर से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को भी अंजाम दिया जा रहा है। नवनिर्मित दूसरी नई रेल सुरंग को रंगा जा रहा है। सुरंग में बेहतरीन लाइट की व्यवस्था की गई है। सुरंग के अंदर पेंटिंग भी आगे कराई जाएगी, जिसमें जिले के कई ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाया जाएगा। मुंगेर जिला वासियों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि इस नई रेल सुरंग से पहली बार राजधानी तेजस एक्सप्रेस भी चलेगी। नई सुरंग का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले का विकास तभी संभव है जब वहाँ पे यातायात के बहुत ही अच्छे साधन हो। उसी साधन को डेवलप करने के लिए रेलवे ने यहाँ पे दूसरी जो है टनल वो बनाया, सेकेंड टनल बनाया। उसको लेके रेलवे ने ये दूसरा टनल जो है उसी के बगल में बनाया है। आप देख सकते हैं कि जो टनल है उसके बनने में 2 साल लगा है। 2 साल में ये लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। पेंटिंग के जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2022 के प्रथम 3 महीने में ही इसको चालू किया जाएगा। उसके पीछे कई ट्रेनों का वो ट्रायल करके देखा जाएगा। कई जो रेलवे के जो अधिकारी हैं वो आएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद ही इसे चालू किया जाए। साथ में पेंटिंग का काम है। कब से पेंटिंग का काम चालू है? यहाँ सर 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। कब तक पेंटिंग का काम चलेगा? 4 से 5 दिन फाइनल। क्या क्या चीज़ पेंटिंग में होना है? पेंटिंग इनसाइड और आउटसाइड जो है आपका रिटर्निंग वाल है। क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? बहुत बेनिफिट हुआ। जैसे कि पहले कई सारी ट्रेनें आती थी तो दोनों स्टेशन के बीच में ही एक समय में नहीं गुजर सकते। सिंगल टर्मिनल होने के कारण ना तो एक समय में 2 ट्रेन नहीं गुजर सकती थी, तो अभी डबल हो गया है। तो कोई ट्रेन आपस में जब चाहे आ जा सकती है। उससे बहुत फ़ायदा हुआ। पहले लोग बहुत स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता था इधर आने के लिए या तो उधर जाने के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जमालपुर शहर के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। और परिचालन जो बाधित होती थी, कई सारे पैसेंजरों को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था, जिस वजह से लोगों को अब वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म इंतज़ार हो जाने के बाद ट्रेनों का परिचालन सुगम होने से कई सारे जमालपुर से मरीज़ जो भागलपुर इलाज कराने जाते थे उनको ट्रेन में बहुत परेशानी होती थी। अब वो सुगमता से पहुँच जाएंगे और अपना ट्रीटमेंट वगैरह व्यवस्था करवा सकते। और देखिए, बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल की बात अगर करें तो कल बिहार में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं, जिसमें पटना में 1 और बिहार के अलग अलग जिलों में 1-1 मरीज मिले हैं। फिलहाल बिहार की अगर बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या कुल 81 तक पहुंच गई है। उसमें पटना में 54 मरीज शामिल हैं। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की इस रिपोर्ट को। बिहार में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना समेत गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास और पूर्णिया में 1-1 मामले सामने आए हैं। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,76,572 सैंपलों की जांच की गई और इस दौरान 6 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं राज्य की जो रिकवरी दर है वो 98.32% है। वहीं राज्य में अभी 81 तो पटना में 54 सक्रिय मरीज हैं। इसके साथ साथ बिहार में अब तक कोरोना से 7,26,365 लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं और इनमें 7,14,190 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं राज्य में कोरोना से मौतों की कुल संख्या अब
1293 है। आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटे में किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है। इसके साथ साथ न्यूज़ 18 की टीम जो है वो लगातार आपसे कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की अनुरोध कर रही है। एक बार फिर से हम अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि वो कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को बनाए रखें। कैमरामैन सुबोध के साथ पटना से न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।